प्रश्नावली 3.3 में इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन में ओनली एक ही क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें टोटल के 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 6 प्रश्न है इसमें टोटल। ओके, आइए सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो में आ गए हैं तो एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आइए हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, आप थोड़ा सा डेमो देख लीजिए। जो भी समीकरण आपके पास दिया रहेगा सबसे पहले आप उसे समीकरण 1 एंड 2 मान लेंगे। जैसे ये समीकरण हमारे पास दिया रखा है तो आप कुछ नहीं, इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसे हल्के से मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि का ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे लिखते हुए कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और ये ओके, ये समीकरण 1 है। जो भी समीकरण 1 में रहेगा उसमें आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपको ना x का मान निकालना है। मतलब अब x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर ये 14 का 14 और ये जो प्लस का y है बराबर के इधर आ जाएगा। तो x का मान यहाँ ओवरऑल कितना निकला, 14 माइनस वाई। तो जो भी x का मान आएगा उसे आप समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बारी आती है समीकरण 2 की। जो भी यहाँ x का मान आएगा उसे आप समीकरण 2 में बिठा देंगे। इतना करेंगे तो आपका जो है सो y का मान निकल कर आ जाएगा। और इसके बाद का स्टेप आइए हम प्रश्न को सॉल्व करने के दौरान दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन 1 है हमारा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मान लेंगे समीकरण 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे हल और सेम यही क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे और फिर इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे अपने मन से। ओके, इतना करने के बाद आप समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या माने हैं, x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 से आपको x के मान निकालना है, याद रहे x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम x का x लिखेंगे और ये बराबर 14 का 14 और ये जो आपको y दिखाई दे रहा है ये किस में है, ये प्लस में है। ओके, तो ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस वाई। ओके, क्लियर हो गया। इसे हम इरेज करते हैं, इसे आपको नहीं लिखना है। चलिए, तो x का मान जो यहाँ पर आया है वो 14 माइनस वाई आया है और x का मान हमें निकाल लिया है, इसीलिए हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। प्रतिस्थापन का यही रूल है। सबसे पहले क्या किया हमने, जो समीकरण था उसे 1 और 2 मान लिया, समीकरण 1 से स्टार्ट किया और x का मान निकाल लिया और जो भी x का मान निकला उसे ही समीकरण 3 मान लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि x का मान निकल चुका है इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापन विधि है इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। अब चूंकि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करना है तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ आप लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 4। अब x के मान को लेकर चलना है हमें। x का मान 14 माइनस वाई है तो अगले स्टेप में x के जगह पे हम लिखेंगे 14 माइनस वाई। सॉरी, यहाँ x लिख दिया हमने, y कर देंगे इसको। आपको यहाँ ये बात समझना होगा कि x का मान 14 माइनस वाई है तो x के जगह पे हमने 14 माइनस वाई रखा और फिर से ये माइनस वाई अपने जगह पे ही रहेगा। ओके, समझ गए, बराबर का बराबर और ये 4 का 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 14 का 14 माइनस वाई और माइनस वाई यहाँ हो जाएगा माइनस 2y बराबर में 4 का 4 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस 2y का 2y
और बराबर 4 का 4। ये जो आपको 14 दिखाई दे रहा है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -14। आगे बढ़ेंगे, -2i बराबर 4 में अगर आप 14 घटाते हैं तो 10 आता है, लेकिन किस में, माइनस में। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, y बराबर -10 और ये जो 2 है ये गुना के फॉर्म में है, बराबर के इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो भागा में ले आइए तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब आप इजली तरीका से यहाँ पर y का जो मान है वो दो का पहाड़ा से ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। माइनस और माइनस भी साथ ही साथ कट जाएगा, यानी कि y का जो मान आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। अब y के मान को क्या करना है, सिंपली इस समीकरण थर्ड में बिठा देना है। y का मान यहाँ पे रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। बस आपको x और y को ही निकालना है। अबर का स्टेप होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 14 माइनस y। यहाँ पे आप लिखेंगे x बराबर 14 माइनस y। अबर फिर से लिखेंगे x बराबर 14, लेकिन अबर माइनस के y नहीं लिख करके 5 लिखेंगे, क्योंकि y का मान ही 5 है। तो x बराबर यहाँ 14 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9। अब आप देख सकते हैं y बराबर यहाँ और x बराबर यहाँ आ गया। आप क्या करेंगे, यहीं बगल में लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया, 9। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे और नीचे y बराबर कितना आया, 5। तो आप 5 लिख देंगे। इसके बाद ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, यहीं तक आपको बनाना था और यही है आपका प्रतिस्थापन विधि। आप इसको अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसे आप नोट कर लीजिए। आप चाहे एग्ज़ाम में बैठे हों या खुद का नोट्स बना रहे हों, आपको एकदम इसी तरह बनाने हैं और यही मेथड को फॉलो करने हैं। आपके फुल मार्क्स मिलेंगे और नोट्स भी देखने में अच्छा लगेगा। चलिए, अब हम इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। अब ये समीकरण में आप देखेंगे तो ऊपर वाला समीकरण सही है, लेकिन नीचे वाला समीकरण को हमें थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो हमारा रफ में होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे ऊपर वाला सही है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं s माइनस टी और इक्वल टू में कितने हैं, 3। तो हमने लिख दिया। अब नीचे वाले को ना हमें लिखना है, लेकिन सॉल्व करके। आइए हम इसे रफ में सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 और 2 का हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। क्यों, क्योंकि यहाँ भिन्न का जोड़ बन रहा है। 3 और 2 का हमने एलसीएम 6 लिया। 3 का पहाड़ा में 6, 2 बार में तो ऊपर वाला 2 बार पढ़ना है, यानी कि 2s हो जाएगा, प्लस का प्लस। 2 का पहाड़ा में 6, 3 बार में तो ऊपर वाला हमें 3 बार पढ़ना है, यानी कि ये 3t हो जाएगा और बराबर में 6। नेक्स्ट वाले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 3t। अब ये जो 6 है ये बराबर के इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 6 और 6 टकराएगा, गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36। यानी कि अब जो दूसरा समीकरण आया हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। तो अब इसे डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। लिख दीजिए, कितना आया है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये जो आया है दोनों सीधी रेखा में है और समीकरण का रूप भी यही कहता है, सीधी रेखा में होनी चाहिए। आप फर्स्ट वाला को समीकरण 1 मान लेंगे और सेकंड वाला को समीकरण 2 मान लेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, समीकरण 1 से। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है s माइनस टी इक्वल टू 3। आपको ना यहाँ पे किसका मान निकालना है, s का मान निकाल लेना है। ओके, s का मान अगर आप निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे s बराबर 3 और ये जो t है ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि s बराबर क्या आ गया, 3 प्लस t। जो भी यहाँ पे आएगा उसे आप क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड मान लेंगे। समीकरण थर्ड जैसे ही आप मानते हैं, आपका अगला स्टेप क्या होगा, ये s का मान को समीकरण में बिठा देने का। तो
तो और किस में बिठाएंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। चलिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है यहाँ पे 2s प्लस 3t और इक्वल टू में 36। तो यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें क्या करना है, s के मान को बिठा देना। याद रहे s का मान जो है वो 3 प्लस t है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे या 2 का यहाँ 2 लिखेंगे और ये s, अब s के बदले s नहीं 3 प्लस t लिखने हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करेंगे और ये हो जाएगा 3 प्लस t। ओके, उसके बाद ये प्लस का प्लस और यहाँ 3t का 3t और बराबर में कितना, 36। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। प्लस का प्लस 2 को हम t से गुना करेंगे तो ये 2t हो जाएगा। प्लस का प्लस ये 3t का हम 3t लिखेंगे और बराबर में कितना, 36 का 36 लिखेंगे। एक बार आप समझ जाएंगे ना तो ये पूरा ईजी लगने लगेगा और इसमें कुछ है ही नहीं। 6 का 6, 2t और 3t, यहाँ टोटल कितने t हो जाएंगे, 5t बराबर में कितना, 36 का 36। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5t, ये 36 का हम 36 लिखेंगे। ये जो 6 है प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ ना लिख करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 5t बराबर 36 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। ये जो या का साइन है ये चलता रहना चाहिए अपने आप में। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5t इक्वल टू 30 है, यानी कि t का जो मान है वो हम लिखेंगे 30 और ये जो 5 है वो गुना में है, बराबर के इधर लाएंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, भागा में। अब t को अगर हम 5 से भागा देंगे तो जो t का मान आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 5 6 30। तो हमारे पास t का मान आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस t के मान को इस समीकरण 3 में बिठा देंगे, s का भी मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापित करने पर। चलिए ओके, अब समीकरण 3 क्या है भाई साहब, s बराबर 3 प्लस टी। तो यहाँ लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी। अब एक बात हमें बताइए, ये जो t का मान है वो कितना है, 6। तो हम t की जगह पे 6 बिठाएं या t बिठा दें, 6 बिठाइए। तो s का मान 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमारे पास t भी आ चुका है और s भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम एक लाइन दे देंगे और यहाँ लिखेंगे अतः पहले s आता है इसलिए लिखेंगे s बराबर 9 और उसके बाद t आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। s का मान 9 और t का मान 6 और यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये दूसरा सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसा करिए, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ और नोट्स ना ऐसे ही साफ़ सुथरा आपको बनाने में, चाहे जितना टाइम लगे लगने दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। नंबर का क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। आइए सबसे पहले हम इसे सॉल्व के रूप में सॉल्व करते हैं। जो है समीकरण ज्यों का त्यों उतार दीजिए और आप उसे समीकरण 1 और 2 मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है 9x माइनस 3y बराबर, यहाँ हम लिखेंगे 9। अब इसे आप क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसे भी हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2। लेकिन आपको एक चीज़ निरीक्षण करना होगा कि यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसमें ना एक चीज़ कॉमन जाएगा, तो हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ ये भी 3 है, तो यहाँ पे ना एक चीज़ कॉमन जाएगा 3। आइए सबसे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा हमें, इसके बाद ही हम इसे समीकरण 2 के रूप में मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 9 है तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, 3x बचेगा, माइनस का माइनस। अब यहाँ 3 और y था, 3 बाहर कर दिए हैं तो यहाँ पे ओनली y बचा, ब्रैकेट घेर दिए और ये 9 का 9 लिख दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 3x का 3x माइनस y का y,
अब अगर बात की जाए यहाँ की, तो ये 9 का 9 और ये जो 3 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। अब आप देख सकते हैं इजली तरीके से कि 3x का 3x माइनस वाई का y, और ये 9 का पारस 3 का पारस 9 3 बार में कट जाएगा। अब ये हमारे पास परफेक्ट समीकरण 2 आया है। यहाँ पर आप इसे समीकरण 2 मानेंगे। सही आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे बढ़िया से तीसरा खोल के, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, दोनों के दोनों समीकरण सेम आ गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मान लीजिए हो भी गया, समीकरण 1 और 2 सेम आ गया, तो आपको इसे आगे हल नहीं करने हैं, बस यहाँ पर 2 शब्द लिख देने हैं। और वो शब्द क्या है? वो शब्द है ये, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 एवं दोनों, समीकरण 1 एवं 2 एक ही क्रम दर्शाते हैं। आइए लिखते हैं सबसे पहले इसे। टोटल ओवरऑल इतना लिख देना है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 एक ही क्रम दर्शाते हैं, मतलब एक ही क्रम, मतलब इस लाइन में भी एक ही चीज़ है और इस लाइन में भी एक ही चीज़ है, दर्शाते हैं। इसीलिए दिए गए समीकरण के कई हल होंगे, हम इसको अपना एक हल से हल नहीं कर सकते हैं। बस हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हमारे पास 4 नंबर जो सवाल है ये हमें बड़ा ही कन्फ्यूजन कर रहा है, क्योंकि ये सारे सवाल पॉइंट्स में दिए हुए हैं। अब इसे कैसे हल किया जाए, आइए हम कॉपी पे चलते हैं। सवाल यहाँ पे 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 0.3 है। कुछ लोग समस्याओं को देखते रह जाते हैं और कुछ लोग वही समय में उसको सुलझा देते हैं। चलिए कुछ ऐसा ही ट्रिक इसमें हम लगाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। ओके, पॉइंट के कटने के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओनली क्या बचा है 2x प्लस का प्लस। यहाँ भी वही प्रोसेस होता है, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा 3y और इक्वल टू पॉइंट कट चुका है, तो यहाँ पे अब ये 1.3 नहीं 13 कहलाएगा। नीचे आते हैं, नीचे भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5y और बराबर में यहाँ पे 2.3 पॉइंट कट चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 23। आई बात समझ में? अब हमारा समीकरण एक सीधी समीकरण है, ना पॉइंट का झमेला है ना ही भागा का झमेला है। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे क्या समीकरण 2। तो यही आपको इसमें करना था जो आप कन्फ्यूजन हो रहे थे। चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, और समीकरण क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। मेन पर्पस क्या है हमारा, x को वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x का 2x और ये जो 3y है बराबर के उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर हम लिखेंगे 13 और ये 3y प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया माइनस 3y। x का मान निकालना हमारा पर्पस है, तो x को इधर अकेला कर देंगे, यहाँ 13 का 13 माइनस 3y। अब ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, तो हम इसे बिना सोचे समझे भागा में ले आते हैं और ये हो गया 2। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि x का जो मान आया है वो कितना आया है 13 माइनस 3y बटा 2, ये पूरा x का मान है। जो भी x का मान आए उसे आप हल्के से क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या है, हम 2 को बदल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2। ओके, x के मान को हमें बिठाना है, इस 4 को हम 4 रहने देंगे और यहाँ x है। अब x के जगह पे जो है सो x नहीं लिखेंगे, उसके मान को लिखेंगे। तो x का जो मान आया है हमारे पास वो कितना आया है 13 माइनस 3y और बटे में कितना है 2, तो हमने यहाँ पे 2 कर देने हैं और ये ब्रैकेट बंद। ये सिर्फ इतना x का मान है, उसके बाद ये प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर y को y लिखेंगे
5 का 5 और y का y, और बराबर में कितने हैं 23 का 23। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये गुना में है दोनों, तो ये और ये कट जाएंगे, ये 2 बार में। उसके बाद इस 2 को आप क्या करेंगे, इस 13 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 26। ओके, इसके बाद ये माइनस का माइनस, फिर से 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6y। इसके बाद प्लस का प्लस और ये 5y का 5y, और यहाँ बराबर में कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 का 26, और यहाँ माइनस 6y और यहाँ प्लस 5y, इन दोनों में अगर हम जोड़ घटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1y, बराबर में कितना 23 का 23। यहाँ पे हम लिखेंगे -y का y और ये 23 का 23। अब ये जो 26 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। -36 बराबर 23 में 26 गया तो कितना बचा 3, लेकिन किस में माइनस में। ये माइनस और ये माइनस कट गया तो हमारे पास जो y का फाइनल मान आया वो कितना आ गया 3। जो भी y का मान आया है उसे आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर हो गया। और समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है ये वाला, ये समीकरण 3 है, x बराबर 13 - 3y/2। तो इसे हमने यहाँ पे लिख लेना है, x बराबर 13 - 3y/2, और बस इसे सिंपली क्या करना है, हल कर देना है। यहाँ लिखेंगे x बराबर ये 13 का 13 माइनस का माइनस 3 का 3। अब यहाँ y है, y का मान हमने निकाल चुका है कितना 3, तो यहाँ y की जगह पर अब क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, बटे में ये 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 13 माइनस ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 13 और 3 तिया 9 और बटे में 2 का 2। ओके, x बराबर 13 में 9 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, और नीचे 2 का 2। अगर x का जो मान आएगा ये कट करके कितना आएगा 2 का पारा 4, 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y का मान 3 आया है और x का मान 2 आया है। अब आपका आंसर खत्म हो गया है, यहीं तक इसका सोल्यूशन था। लिखेंगे अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 3। तो यहाँ पे हो गया इसका फुल एंड फाइनल आंसर। चलिए, आई होप कि ये सवाल भी आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं चाहता हूँ कि आप 5 को सबसे पहले आप खुद ही बनाएं, उसके बाद मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए 5 पे, 5 रूट में है और मुझे यकीन है कि आप रूट को देख करके एकदम अचंभित हो गए होंगे, डर गए होंगे कैसे बनेगा। कोई नहीं, जो मेथड आप सीखे हैं अभी तक वही मेथड को अप्लाई कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन लिखा रहता है सॉल्व में सबसे पहले हम उसी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन उमन ये सब कुछ जाएगा तो नहीं, कटेगा तो नहीं तो हम फर्स्ट वाला को समीकरण 1 मान लेंगे और सेकंड वाला को समीकरण 2 मान लेंगे। अब इस क्वेश्चंस को आगे करने से पहले आपको 2 चीज़ समझ लेनी होगी। बहुतों को इनका पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2 ऐसे गुना करवाते हैं जो रूट में होती है, लेकिन दोनों जो रूट है वो अलग अलग टाइप की है। जैसे √2 गुना √2, रूट और रूट के अंदर दोनों चीज़ें सेम है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप ना सिर्फ 2 ही लिखेंगे। सेकेंड बार में √3 गुना होगा तो ओनली यहाँ पे 3 होगा। ऐसे ही आगे अगर √4 करेंगे तो ओनली 4 होगा, √5 करेंगे तो ओनली 5 होगा। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर रूट भी हो लेकिन संख्याएं सेम ना हो, अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे √2 और √3 यहाँ संख्या अलग अलग है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ऐसे कंडीशन में सेम नहीं लिखाता है। ऐसे कंडीशन में गुना हो जाता है, 2 तिया 6 और दोनों में रूट है तो यहाँ मिला के रूट हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर दोनों में रूट है और गुना है तो 6 बचे यहाँ पे 30 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरह सभी संख्याओं में होता है। एक चीज और आप समझिए, यहाँ पे अगर कोई संख्या हो और उसके नीचे कोई संख्या हो और उसके ऊपर अगर 0 हो तो उसका ओवरऑल मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, किसी भी संख्या हो
और उसके ऊपर में 0 हो तो वह मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए ये 2 चीज़ आपको बताना था। चलिए अब अपने पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 1 और 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, वो है √2x प्लस √3y और बराबर में क्या है, 0। चलिए जो भी कंडीशन हो, आपका पर्पस क्या होना चाहिए, समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3y है इसे हम बराबर के उधर ले चलते हैं, तो क्या होगा, बराबर देंगे और ये जो 3y प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो यही 3y माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे √3y माइनस में। हमें x का मान निकालना है तो x को इधर हम अकेला कर देंगे, यहाँ लिखेंगे -√3 और ये y का y। अब ये जो √2 है ये कहाँ पे है, ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इस √2 को अपन यहाँ ना लिख करके हम भागा में ले आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं x का मान ओवरऑल पूरा ये है -√2y बाय √2। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। जो भी समीकरण हो, जैसा भी समीकरण हो, आपके स्टेप्स नहीं बदलने वाले हैं, तो आप दिमाग में ऐसा फिट कर लीजिए कि हम प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या करते हैं। इसके बाद हमारा x का मान निकल चुका है, इसीलिए अब बारी आएगा समीकरण 2 में इसका मान बिठाने का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब चूंकि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो समीकरण 2 क्या है, ये वाला 3x माइनस √8 √3x है ना, माइनस √8y बराबर में क्या लिखना है, 0। यहाँ से आपको ध्यान देने की बात यह है कि x का मान पे आपको दिमाग रखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे √3 का √3। अब यहाँ पे x ना लिख करके x के मानों को लिखना है। x का मान यहाँ पे कितना आया है, -√3 और ये y और नीचे बटे में कितने हैं, √2। ये पूरा इतना जो हमने तामझाम किया ये x के मान है, बाकी ये -√8 इधर अलग से हैं तो इधर हम अलग से लिख देते हैं और ये y बराबर में क्या, 0। ओके, क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर, अभी जो हम यहाँ पे ये वाला टोकन वाला चीज़ सीखे हैं ये यहाँ पे काम आने वाला है। ये देखिए √3 बाहर में है और अंदर में -√3। अब इन दोनों में होगा क्या, गुना। तो √3 और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जब अंदर में सेम होता है तो ओनली सेम वाला आता है बाहर। जैसे √3 गुना हुआ कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ √3 गुना कितना आ गया, ओनली 3। अब चूंकि इसके आगे माइनस है लगा देंगे और यहाँ पे y है तो y भी यहाँ पे लगा देंगे। माइनस का माइनस √8y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -√8y। ओके, और यहाँ तो कुछ था ना भाई, यहाँ √2 है तो हम यहाँ पे √2 भी लिख देंगे, बराबर में 0 का 0। हो गया क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं है आपका तो क्या है, ओनली 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। √2 और हम 1 का क्या ले लेंगे, अगले स्टेप में एलसीएम ले लेंगे। तो √2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, ओनली √2 आएगा। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीपल। -3y को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3y। माइनस का ये माइनस √2 को √8 से गुना करेंगे। तो हमने आपको क्या कहा कि अलग अलग आ जाए तो वो गुना हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर भी वही आया, √2 है और √8 है, फिर भी दोनों को गुना करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √16। उसके बाद y का y हो जाएगा यहाँ पे बराबर में कितना, 0। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आधा से ज़्यादा सवाल जो है सो सॉल्व हो चुका है। यहाँ लिखेंगे -3y। ओके, और ये माइनस, अब देखिए √16 का अगर वर्गमूल निकालने के लिए जाएंगे तो 4 निकलेगा, बराबर में हम लिखेंगे 0। और ये जो √2 है ये गुना में है, सॉरी भागा में है, बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा √2। ओके, यहाँ -3y और -4y हो जाएगा क्या, -7y। 0 को √2 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। y बराबर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे 0 और ये जो -7 है ये बराबर के इधर कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। अब एक बात हमें आप बताइए कि हमने आपको जस्ट अभी बताया कि नहीं कि 0 के नीचे अगर कोई संख्या हो या कोई संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका मान ओवरऑल कितना होता है, 0। तो यहाँ पर भी 0 के नीचे कोई संख्या है ऐसा बोल लीजिए, या संख्या के ऊपर कोई 0 है तो उसका टोटल मान कितने होते हैं, 0 होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर y का मान निकल चुका है तो हमें अब x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करना होगा। तो आइए इस चीज़ को हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड है x बराबर -√3 y और बटे में है √2। चलिए बहुत ही शानदार है ये प्रश्न, एकदम देखने में जैसा लग रहा था लगता हल होगा ही नहीं, लेकिन हल हो गया। यहाँ √2 y का जो मान है यहाँ पे क्या आया है, 0। ओके, अब देखना यहाँ पे तमाशा, यहाँ पे -√2 नहीं लिखेंगे अब, ना ही √3 लिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे √2 को 0 से गुना करेंगे। कोई भी संख्या हो, अनगिनत संख्या, अगर वो 0 से गुना होता है तो पूरा ओवरऑल मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो यहाँ √2 को हम 0 से गुना किए, √3 को 0 से गुना किए तो 0 हो गया, और नीचे क्या है, √2। लो भाई वही बात हो गया ना जो हमने आपको कहा कि 0 के नीचे अगर कोई संख्या हो तो उसका भी मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि आप देखेंगे ओवरऑल तो x का मान 0 और इधर हमारा जो y का मान निकला उसका भी मान 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x एवं y बराबर, दोनों के मान क्या हैं, 0 और 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नोट कर लें, नोट्स बना लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और थोड़ा सा इधर बनाया है हमने मिलजुल के। चलिए अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 6 पे। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप ट्राई करें, उसके बाद ही कोई और क्वेश्चंस पे जाएं। छठा नंबर जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लग रहा है। आइए हम इसे कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को नोट कर लिए हैं सबसे पहले, और यहाँ पे इस समीकरण को सबसे पहले हमें ना सीधी रेखा में लानी होगी, समीकरण के रूप में लाना होगा। ये जो ऊपर नीचे है इससे काम नहीं चलेगा। अब यहाँ हमें समीकरण 1 और 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे ज़्यादा कचरा नहीं फैलाएंगे, डायरेक्ट समीकरण 1 जो सीधा क्या आएगा उसे लिखेंगे। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक रफ शीट की। सबसे पहले हम समीकरण 1 इसकी बात करते हैं कि ये एक सीधी रेखा में कैसे आएगी। तो यहाँ माइनस है और यहाँ 2 और ये 3, मतलब यहाँ पे भिन्न का घटाव बनेगा। तो 2 और 3 का हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। कितना आएगा, 6। 2 का पाड़ा में 6 3 बार में, ऊपर वाला 3 बार पढ़ने हैं। या फिर एलसीएम लेने के बाद आप क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो अगर चीज़ें अलग अलग हो तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 9 हो जाएगा, और ये x का x, ये माइनस का माइनस, 2 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 2 5 10, और y का y बराबर यहाँ पे लिखेंगे -2। अब सुनना आगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 9x - 10y बराबर, ये जो 6 है ये बराबर के उधर आ जाएगा तो 6 - 2 गुना 6 होगा। अगला स्टेप में 9x - 10y, और ये दोनों गुना होकर के आपस में क्या हो जाएंगे, -12। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सीधी रेखा में आ चुकी है, मतलब अब हम कह सकते हैं कि समीकरण जो एक है वो 9x - 10y बराबर 12 है, -12। तो आइए हमारा एक निकल चुका है तो यहाँ हम लिख देते हैं 9x - 10y बराबर -12। हो गया क्लियर। अब सेम प्रोसेस हमको यही काम करना है समीकरण 2 में। आइए फिर से हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आप बराबर के इधर वाला को छोड़ देंगे, आप 3 और 2 को देखिए। तो 3 और 2 को अगर हम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आया, 6। हमने कहा आपको कि नीचे अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, x को 2 के साथ गुना करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, ये प्लस का हमने प्लस दे दिया। 3 को y से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 3y, और बराबर में 13 का 13 और नीचे 6। जब भी आप मैथ बनाएंगे और बराबर के उधर या इधर सेम जगह पे बटा के नीचे 6 6 कट जाएगा। ओके, अदर कोई संख्या भी रहेगा तो कट जाएगा।
ऊपर भी इस टाइप का रहता तो कट जाता। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, 2x + 3y और बराबर में 13 बचा है। अब ये भी एक सीधी लाइन में आ चुका है, मतलब हम कह सकते हैं ये समीकरण क्या है, 2 है। तो आइए हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर में कितना लिखेंगे, 10। अब आप अपने से हल्के से इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2 1, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ ये वाला समीकरण था और कहाँ ये वाला समीकरण है। तो हमने क्या किया, दिमाग लगा करके इसे निकाल लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप होता है समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 9x - 10y बराबर -12। चलिए इससे हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ हम अभी लिखेंगे 9x और बराबर -12 का -12। ये जो हमारे पास 10y है ये माइनस में है, उठ के इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे +10y। आगे बढ़ते हैं, हमें चूंकि x का मान निकालना है तो अगर 9 नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे -12 + 10y। उसके बाद ये जो हम 9 यहाँ पे नहीं लिखे हैं ये गुना में होगा, और गुना में अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो ये भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब हमारा x का मान निकल चुका है और वो क्या है, -12 + 10y और बटा में कितने हैं, 9। ये पूरा का पूरा x का मान है। जैसे ही x का मान निकलता है आप उसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। हमने मान लिया। अब जो भी x का मान आया है उसे आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, और समीकरण 2 है हमारे पास 2x + 3y बराबर 13। यहाँ पे लिखेंगे अब सिंपली आपको क्या करना है, x के मान x के जगह पे बिठा देना है। तो हमने यहाँ पे 2 का 2 लिखा। अब x को नहीं लिखेंगे, ये पूरा इतना का मान लिखेंगे। तो आप ना क्या करिए, -12 लिख दीजिए + 10y लिख दीजिए और नीचे बटे में 9 लिख दीजिए, 9 का 9 और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे 2 लिखा और ये x के मान को लिखा, प्लस का प्लस, 3 का 3, y का y और इक्वल टू में हम यहाँ पे 13 का 13 लिख दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है ये इन दोनों से गुना होगा, तो वो हम अगले स्टेप में करते हैं। चलिए गुना करते हैं। तो 2 को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये प्लस का हम प्लस देंगे। 2 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और साथ में y। उसके बाद यहाँ पे +3y का 3y। ध्यान रहे कि इन दोनों के नीचे में बटे में 9 है, तो यहाँ पे हम 9 का 9 लिख देंगे। इसके बाद आप देखेंगे 3y के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और उसके बाद बराबर के इधर क्या है, 13 का 13 हम लिख देंगे। यहाँ पर 9 और 1 का हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। तो 9 और 1 का एलसीएम अगर लेते हैं तो हमारा कितना आता है, 9 आता है। चीज़ें अलग होने पर आप क्या करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करवा देते हैं। तो 24 को 1 से गुना कराएंगे तो यहाँ पे 24 का 24 हो जाएगा, ये प्लस का प्लस, और 20 को फिर से 1 से गुना कराएंगे तो ये 20y हो जाएगा, और ये बीच प्लस का प्लस हम दे दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 का पहाड़ा 9 बार में, उसका ऊपर वाला 9 बार, या फिर क्रॉस करवा दीजिए। 9 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27y बराबर में कितना, 13 हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा कहता है ये -24 का आप -24 लिख दीजिए ज्यों का त्यों। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 20y है और यहाँ प्लस का 27y है, मतलब दोनों प्लस में है और दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। जब दोनों आपस में जुड़ेंगी तो ये +47 हो जाएंगी, यानी कि 47y और इक्वल टू में 13 का 13, और ये जो 9 है ये बराबर के उधर आ जाएगा, यानी कि गुना में हो जाएगा। चलिए जगह हमारा खत्म होता है, पेज को हम बदलते हैं। अब इसको और इसको गुना करते हैं हम, कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -24 + 47, और गुना करके 13 और 9 को गुना करेंगे तो 13 9 117 आ जाएगा। चलिए ये जो -24 है ये बराबर के हम उधर भेजते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे हम लिखेंगे 47y इक्वल टू 117, और ये 24 आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा। दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एकदम
हल्के तरीके से, ताकि इन लोगों को बुरा ना लगे। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 141 आ जाएगा। और यहाँ पे y बराबर हम क्या लिखेंगे, 141। ये जो 747 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे y का जो मान है ये कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे ये 3 बार में कट जाएगा। ये हमारा y का मान निकल गया। अभी आंसर नहीं आया है, y का मान निकला है, तो अब हमें x का भी मान निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। और समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, वो है x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9। चलिए अब y का मान 3 आया है, आपको ध्यान रहे कि y के मान 3 बिठाना है। x बराबर यहाँ -12 का -12 प्लस 10 का 10। अब y की जगह y को नहीं 3 को लिखेंगे, क्योंकि y का मान 10 आया है, 3 आया है। नीचे यहाँ पे 9 का 9 लिख देंगे। आइए गुना करवाते हैं। अब यहाँ पे -12 का हम 12 लिखेंगे, प्लस का प्लस इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दिया 30 हो जाएगा, और बटे में 9 का 9। चलिए आगे चलते हैं। फिर से x का बराबर यहाँ पे 12, 30 में 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 18, और नीचे 9 का 9। 9 का पहाड़ा से 18 कितने बार में कट जाएगा, जरा आप बता दो। जी हाँ, 2 बार में। अब देखिए x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 2। बहुत ही इजी था। और यहाँ y का मान कितना है, 3। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः x एवं y बराबर, x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। तो यही हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन नंबर 6 और अंतिम हल। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे इसी के दूसरे नंबर प्रश्न के ऊपर। जो क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - y बराबर -24 को हल कीजिए। इसके बाद कुछ और दिया हुआ है, और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। देखिए ये जो है ना दिया हुआ है, इसके बाद वाला ना हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप इनको और इनको देख लीजिए। आप इसको और इसको देख करके पता लगा लिए कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आइए, और इसको बोला इसको हल कीजिए, तो पहले इसे हम हल करते हैं, उसके बाद हम ये सब चीज़ों को देखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखते हैं। ये 2 समीकरण है हमारे पास, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। हमारा स्टेप क्या कहता है कि हम समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। और समीकरण क्या है हमारे पास, 2x + 3y बराबर 11। इसे सॉल्व करेंगे और x का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 11। ये जो 3y है प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 3y हो गया। और x का x लिखेंगे बराबर 11 - 3y। अब ये जो 2 है ये कहाँ है, गुना में, बराबर के हम इधर लेकर आएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो इसे हम बराबर के इधर ले आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का पूरा मान निकल चुका है, ये पूरा का पूरा x का मान है। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ओके, अब जो भी मान आया है हमारे पास x का, उसे हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण 2 में बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x - 4y बराबर -24। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप ये बिठाएंगे। तो यहाँ ये बिठाते हैं, हमने 2 का 2 लिख दिया। उसके बाद ये x है, x का यहाँ पे मान कितना है, जितना है उतना, 11 - 3y। ओके, इसके बाद ब्रैकेट करेंगे और नीचे 2 है तो हम 2 रख दिए। ये माइनस का माइनस, 4y का हमने 4y लिखा, बराबर यहाँ -24 का -24 लिखा। आगे बढ़ेंगे तो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास, 11 - 3y - 4y बराबर -24। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ -3 और -4y ये दोनों को मिला करके कितने हो जाएंगे, -7y। तो 11 माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे 7y बराबर का बराबर, ये हो गया क्या, -24। 11 - 7y यहाँ पे है। अब इस 11 को सबसे पहले आप किधर ले जाइए, बराबर के उधर। तो यहाँ पे -7y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे
24 और ये जो 11 है बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -7y। अब यहाँ पे -24 और -11 यहाँ पे कितने हो जाएंगे -35। ओके, अब आप देख सकते हैं बराबर के इधर भी माइनस है और बराबर के उधर भी माइनस है। ऐसे कंडीशन में माइनस माइनस कट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा y, यानी कि 7y बराबर ओनली 35। आगे बढ़ेंगे तो y बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे 35 का 35 लिखेंगे और ये जो 7 है ये कहाँ है गुना में, बराबर के इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। उसके बाद जो y का मान निकलेगा हमारा यहाँ पे वो 7 × 5 = 35, 5 बार में ये कट जाएगा। मतलब y का जो मान आया वो कितना आया 5 आया। हमें एक आंसर निकालना नहीं है, हमें 2 आंसर निकालना है, वो है दूसरा x। अब चूंकि y का मान निकल चुका है इसीलिए हमें x का मान निकालना है। अब x के मान को y के मान को हमें x वाला में बिठा देना है और ये x वाला क्या है समीकरण 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। चलिए ये हो गया और समीकरण 3 हम बिठाते हैं इधर। और समीकरण थर्ड ये है हमारे पास, यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 11 के 11 -3। y का जो मान है यहाँ y के जगह पे हम लिखेंगे 5 और नीचे हम 2 का 2 कर देंगे। x बराबर यहाँ पे 10 का 10 -3 बचे ये कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। यही ना होगा, हाँ यही होगा। ओके चलिए 3 बचे 15 आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे 11 नहीं 10 नहीं 11 है। ओके और नीचे कितना है 2 का 2 है। आप अगर देखेंगे तो 11 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा -4 और नीचे 2 का 2 है। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट वाले स्टेप में x बराबर ये कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, चूँकि माइनस है इसलिए माइनस लग गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा x का मान कितना आ गया, यहाँ पे x का मान यहाँ पे 2 आ गया, वो भी किस में माइनस में। चलिए हम इसको ऐसे रखते हैं घेर के। इसके बाद इधर देखेंगे तो हमारा जो y का मान है इसमें y का मान कितना निकला है 5 निकला है, इसे भी हम घेर देते हैं। इसके बाद आप किताब में चलेंगे, हमें x और y के मान निकालने नहीं बोले हैं, यहाँ तक आंसर खत्म नहीं हो जाता, हमें कुछ और निकालने के लिए बोला है जो हमने आपसे कहा कि हम वीडियो के आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पे बातों इसमें इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या y बराबर mx + 3 हो, y बराबर क्या हो mx + 3 हो। हमें ना m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात कीजिए। कौन से समीकरण से, इस वाले समीकरण से। आइए हम इसे कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः y बराबर mx + 3। हमें बताइए y का मान कितना आया है, अभी अभी हमने आपको दिखाया कि y का मान 5 आया है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर y के जगह पे 5 बिठा देना है, बराबर m का मान नहीं मालूम यही निकालना है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब x है, x का यहाँ मान कितना आया -2 बिठा देंगे और ये +3 का +3 हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे माइनस देंगे बराबर का बराबर और ये m जो है -2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2m -2m और ये +3 का +3 हमने कर दिया। आगे आते हैं, ये 5 का 5 हम लिखेंगे और ये जो +3 है ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ पे -2m का 2m। 5 में 3 चला जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बराबर यहाँ लिखेंगे हम 2m। अब इस पूरा वाला को हम इधर ले आते हैं, -2m को इधर ले आया और इस 2 को हमने इधर ले आया तो यहाँ पे m बराबर 2 और ये जो 2 है ये गुना में है, बराबर के इधर भागा में आ जाएगा तो हमने भागा में ले आया। रूल कहता है कि माइनस नीचे नहीं रहता है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे और नीचे 2 का 2 ही रहेगा। अब देखिए इसे हम कट करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, इसके आगे माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। मतलब m का जो मान है वो क्या निकला 1 निकला। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ आया होगा और वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने नोटबुक में अच्छे से इसे उतार लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, वो भी तीसरे पे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
अब हमें लैंग्वेज दे रखे हैं और लैंग्वेज से हमें पहले समीकरण बनाना होगा और समीकरण से फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। आप यहाँ पर देखेंगे समीकरण दिया हुआ था, अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए, लेकिन यहाँ पर अब क्या करना होगा, पहले आपको समीकरण बनाना होगा और फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। 6 प्रश्न हैं टोटल इसमें। आइए फर्स्ट को देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्याओं दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। इजी है, सिंपल है। पहले हमें दो संख्याओं को मानना होगा, ये फिक्स है कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तभी तो घटाने के बाद अंतर 26 आएगा। उसके बाद जो पहली संख्या है वो दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। आइए सबसे पहले फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना पहली छोटी संख्या एवं दूसरी बड़ी संख्या। इसे मान लेते हैं। प्रश्न में बोला है इन दोनों का अंतर 26 है, तो यहां हम लिखेंगे प्रश्न से दोनों का अंतर का बात हो रहा है, इसका मतलब बड़ा में छोटा को घटाया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ओके, अब ये y माइनस एक्स, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। सेकेंड स्टेप में कहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। अब ये रहा दूसरा और ये रहा पहला। पहली जो संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है कौन, पहला वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x इक्वल टू वाई। अब ऐसे भी समझिए कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, छोटी वाली को 3 से गुना करेंगे तभी इस बड़ी का टक्कर कर पाएगा। यही बात समझ में। तो यहाँ हम इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। आइए अब हमारे पास समीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या कहता है, आप समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से y माइनस एक्स बराबर 26। अब देखिए इसमें से ना आपको कोई एक x का मान निकाल लेना है या फिर y का मान निकाल लेना है। हमें y का मान निकालने में सुविधा हो रहा है, तो यहाँ पर हम y का ही मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 26 और ये जो पूरा x माइनस में है ये बराबर के इधर आके प्लस में हो जाएगा। ओके, तो 26 प्लस कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ पे हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। जो भी इस रूप में समीकरण 3 में आता है इसे हम समीकरण 2 में बिठा देते हैं। आइए बिठाकर देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्यों, क्योंकि जो हमारा यहाँ y का मान निकला है। समीकरण 2 क्या है, 3x बराबर y। ओके, y का जो भी मान होगा आप बिठा दीजिए आंख बंद करके। यहाँ 3x का 3x बराबर y की जगह हम क्या लिखेंगे, 26 प्लस x। ठीक है, अब ये जो x है ये बराबर के इधर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजी वे में ये 3x का हमने 3x लिखा, ये प्लस का x है, इधर आके माइनस हो जाएगा और बराबर में यहाँ कितना 26 का 26 बचेगा। 3x में 1x चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2x बराबर में 26। x बराबर हम यहाँ लिखेंगे कितना 26 और ये जो 2 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो यहाँ भागा में हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पर भागा करेंगे तो ये हमारा आ गया कितना 13। ये हमारा x का मान निकला है, मतलब ये हमारे पास एक छोटी संख्या हमारे पास आ चुकी है। देखिए यहाँ पे पहली छोटी संख्या x माने थे तो ये छोटी संख्या आ चुकी है। ओके, अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में बिठा देंगे। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 3 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ओके, समीकरण 3 क्या है, ये वाला y बराबर 26 प्लस एक्स। छब्बीस का 26 लिखेंगे, x का जो मान है यहाँ पे कितना है 13, तो आप 13 बिठा देंगे। बिठा दिया हमने। उसके बाद आप देखेंगे कि 13 और 26 कितना हो गया 39, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया y का मान। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, अतः x बराबर कितना आया 13 आया
और y बराबर कितना आ गया 26। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 39 आया तो 39 लिख देंगे और यही हो गया क्या हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं पहली जो संख्या है वो दूसरी की कितनी गुनी है, दूसरी जो संख्या है पहली की कितनी गुनी है 3 गुनी है और 39 में 26 घटाएंगे तो अंतर भी कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो दोनों चीज़ फॉलो कर गया। आई होप कि ये सवाल पहला था आपको इजी वे में समझ आया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए और बिना देखे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात लीजिए। देखिए दो ठो संपूरक कोण है, एक जो कोण है वो कितना है नहीं पता, लेकिन दूसरा कोण छोटका से 18 डिग्री ज़्यादा है। आइए सबसे पहले बड़ा और छोटा कोण को हम मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माना पहली बड़ी कोण की माप एवं नीचे हम लिखेंगे एवं दूसरी बड़ी कोण की माप, दूसरी छोटी कोण की माप। ओके, पहली बड़ी कोण जो हम मानेंगे x और दूसरी जो छोटी कोण मानेंगे उसे हम बोलेंगे y, x डिग्री और y डिग्री। अब बात हुआ है संपूरक कोण की। ओके, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। जैसे देखिए संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री और पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, हम जानते हैं कोई भी सरल रेखा के ऊपर अगर एक चांद बनी हुई हो तो उस आधे चांद का जो डिग्री होता है वो 180 डिग्री होता है। सब में आपको यही देखने को मिलेगा, आधा चांद घुमा हुआ है 180 है, ये भी आधा चांद है तो ये 180 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये जो है सो लंब है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री में बढ़ जाएगा और ये 90 डिग्री में बढ़ जाएगा। मतलब इस 90 डिग्री का संपूरक ये वाला 90 डिग्री कहलाएगा और ये वाला 90 डिग्री का संपूरक ये वाला 90 डिग्री कहलाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में समझिए कि मान लीजिए ये पूरा 180 डिग्री है लेकिन यहाँ पे एक लंब डाला हुआ है तो ये मान लीजिए 70 डिग्री होगा। और अगर ये 70 डिग्री है पूरा मिला के 180 होता है तो ये पक्का 110 डिग्री होगा। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, जैसे 70 डिग्री का संपूरक 110 डिग्री है और 110 डिग्री का संपूरक 70 डिग्री है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही काम करेगा जो इन दोनों में हमने किया है। ओके, तो ऐसे में दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये फिक्स है कि एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चंस में यहाँ पर जो पहला कोण है वो दूसरा कोण का कितना डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। हमने यहाँ पर पहला बड़ा कोण और छोटा कोण मान लिया है। अब दोनों को मिला करके 180 अगर होगा, ये और ये मान लीजिए इसे हमने क्या मान लिया, बड़ा कोण को x मान लिया और ये छोटा कोण को y मान लिया। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो मिक्स करके कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न में दिया है वही हम कर रहे हैं। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अगला स्टेप में बोला है कि जो पहला कोण है वो दूसरा कोण का 18 डिग्री ज़्यादा है। देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। हमने यहाँ पर छोटा कोण किसे माना है, तो छोटा कोण माना है y को। छोटा कोण बड़ा कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, इस बात पर गौर कीजिएगा। छोटा कोण बड़ा कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है तो लिखेंगे बड़ा कोण बराबर छोटा कोण और कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। तो x बराबर जो समीकरण बनेगा वो y प्लस 18 डिग्री का बनेगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमारा समीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब इसे आप अपने स्टेप में बना सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो x का मान आ चुका है। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, समीकरण 1 से लेते थे फिर x का मान निकालते थे फिर उसे समीकरण 3 मानते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे x का मान ऑलरेडी आ चुका है। तो अब आपका काम क्या बनता है कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, आपका आंसर आने लगेगा। तो आइए यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। चलिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना है y प्लस 18, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 18 प्लस ये y का y 180 का ये 180।
y और y जोड़ देंगे तो यहाँ 2y हो जाएगा और प्लस ये 18 का 18 और बराबर में हम 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर हम 2y लिखेंगे बराबर 180 और ये जो 18 है ये बराबर के इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -18 डिग्री। 2y बराबर यहाँ पे आप चलेंगे तो 180 में 18 घट जाएगा, कितने बचेंगे 162 डिग्री। यहाँ पर y बराबर 162, ये जो 2 है ये गुना में है, बराबर के इधर भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप भागा में लाएंगे, अब इसको कट करेंगे भागा देंगे तो y का जो मान आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 81 डिग्री। ओके, y का मान 81 आ चुका है, यानी कि हमारे पास पहली बड़ी कोण की माप, दूसरी छोटी कोण की माप y डिग्री, मतलब छोटा जो कोण है वो 81 डिग्री है। अब आप क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, ओके, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। अब x का x लिखेंगे, y का मान यहाँ पर 81 आया है, 81 बिठा देंगे फिर 18 कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको जोड़ करके तो ये आ जाता है 99 डिग्री। अब हमारे पास x का भी मान आ चुका है, y का भी मान आ चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x बराबर 99 डिग्री एंड y बराबर 81 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर अगर हमारा आया है तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने पहली को बड़ी कोण को x माना और छोटी कोण को y माना, तो यहाँ देखिए बड़ा जो कोण है वो 99 है और छोटा कोण 81 है। दोनों का अंतर कितना था, दोनों का अंतर 18 था। आप देख लीजिए 99 में अगर आप 81 घटाएंगे तो ये 18 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा एकदम करेक्ट है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आप चाहे एग्जाम में बैठे हो या अपने नोट्स बना रहे हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही बनाइएगा, आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, इससे यह हमारा पहला समीकरण निकलेगा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। चलिए, इस वाले से हमारा समीकरण 1 निकल जाएगा और सेकंड वाले से समीकरण 2 निकल जाएगा। हमें 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य दिया हुआ है, हाँ, लेकिन एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य नहीं दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम उसी को मान लेते हैं। इस तरह मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये एवं एक गेंद का मूल्य y रुपये। ओके, सॉरी रुपये। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सात बल्ले, एक बल्ला का दाम हमने कितना रखा x, तो 7 बल्ला का 7x, और एक गेंद का दाम हमने रखा y, तो 6 गेंद का 6y और 3800 रुपये में खरीदते हैं। तो इसे लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। लिखेंगे हम प्रश्न से 7 बल्ले का मूल्य यानी कि 7x हो जाएगा और इसमें 6 गेंदे हैं यानी कि 6y हो जाएगा, और दोनों को मिला के हमें कितना लग जाता है 3800 रुपये लग जाता है। इससे हमारा समीकरण 1 निकल गया। अगले स्टेप में बोला गया है 3 बल्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और फिर बोला गया है 5 गेंदे, तो यहाँ हो जाएगा 5y, और दोनों को मिला के अबर लग रहे हैं 1750, यानी कि पूरा का पूरा आधा आधी लग रहा है। तो ये हो गया समीकरण 1 एंड समीकरण 2। अब जैसा कि जानते हैं ये प्रतिस्थापन विधि है, तो हमें सबसे पहले x का मान निकालना होता है, और वो x का मान निकलेगा कैसे, समीकरण 1 से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये है समीकरण 1। ओके, अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप y का भी मान निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी निकाल लो। तो हम यहाँ पे x का ही मान निकालते हैं, या फिर y का ही मान निकाल के चलते हैं। अगर आप y का मान निकालेंगे पहले, तो आपका जो आंसर में आएगा वो पहले x का मान आएगा, तो हम यहाँ पर y का ही मान निकालेंगे। 6y बराबर हम यहाँ 3800 लिख देंगे, और ये जो 7x है ये प्लस में है, बराबर के हम इधर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस में। आगे हम चलेंगे तो लिखेंगे y बराबर ये फिर से 3800
और माइनस 7x। अब ये जो 6 हमने छोड़ा है इसे हम कहाँ ले आएंगे, बराबर के इधर, तो ये आ जाएगा भागा में। तो यहाँ हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकेला y का मान कितना है, इतना है। अब जो भी आ गया y का मान या फिर x का मान, यहाँ y का आया है तो इसे आप क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड मान लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, ये समीकरण थर्ड वाला कोई भी समीकरण में आपको उठा के बिठाना है, लेकिन आपको बताया है कि समीकरण 2 को लीजिएगा क्योंकि इसको भी हमें यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है 3x + 5y = 1750। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x + y = 1750। ओके, अब यहाँ पे आपको y का मान बिठाना है, तो ये 3x का हम 3x रखेंगे, प्लस का प्लस, और ये y का y, 5 का 5, लेकिन y के जगह पे आप क्या आ जाएगा, ये पूरा इतना आ जाएगा। ठीक, चलिए बिठा दीजिए था फटाफट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3800 माइनस 7x, और ये बटा में 6 का 6। ओके, उसके बाद बराबर में कितना है, 1750 का आप 1750 लिखेंगे। हो गया, अब इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ के बाद आपको एकदम ध्यान से देखना है, कोई भी हड़बड़ी या कोई इधर उधर दिमाग को नहीं करना है। अब देखिए ये हम 3x का हम यहाँ 3x लिख रहे हैं, फिर प्लस का प्लस लिखा, ये जो 5 है ये इससे गुना होगा, तो ये 8 बचे हो जाएगा 40 का 0, हाथ में 4 और 5 दिए 15 और 4 19, यानी कि, और ये 2 0, यहाँ पे हो गया 19,000। ये माइनस का माइनस, 7 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बचे 35, और ये x हमने 3800 को 5 से गुना किया तो ये 19,000 आ गया। ओके, और फिर 5 को 7x के साथ गुना किया तो ये 35x आ गया। नीचे ये 6 का हम 6 उतार देंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये जो 3x यहाँ पे हमने उतारा है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1750 का हम 1750 लिखते चलेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 है और ये 6 है। अब पूरा को अगर आप देखेंगे ये ऐसे करके, तो ये वाला प्लस है और ये इतना है, यहाँ भिन्न का जोड़ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ भिन्न का जोड़ ले लेंगे, यानी कि 6 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया 6। अब 1 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है, तो ऊपर वाला हम 6 बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 छक 18x, और ये प्लस का प्लस। अब 6 का पहाड़ हम 6 एक बार में, इसलिए 6 के ऊपर जितना है सब एक बार पढ़ेंगे, तो 6 के ऊपर ये पूरा है तो हम यहाँ पूरा ही एक बार ही पढ़ेंगे, 19,000 माइनस 35x। ओके, और बराबर में कितने हैं, 1750। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आगे आएंगे तो ये 18x में 35x चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा कितना, 17x, लेकिन किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये 35 माइनस में है, और ये प्लस 19,000 का हम यहाँ 19,000 लिख देंगे, बराबर का बराबर 1750। अब ये जो 6 है ये भागा में है, बराबर के इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर से माइनस 17x, और ये 19,000 का 19,000, इसको गुना करेंगे तो ये 17 × 51, 6 बचे, यहाँ 30 हो जाएगा, 6 बचे 30, हाथ में जा 3, 6 7 42, और 3 कितने हो जाएंगे, 45। तो यहाँ हम कर देंगे, और उसके बाद बचेगा 4, 6 कम 6 और 4 10, और हाँ 6 कम 6 और 4 बकिया 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1050। ओके, अब आपको क्या करना है, ये 0 तो यहाँ बैठाना है ना भाई, तो 10,500 हो जाएगा। अब ये हम इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 17x बराबर 10,500। अब ये जो 19,000 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10,500 में 19,000 घटाना है तो पक्का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 17x बराबर, इसमें इसको अगर घटाते हैं तो 8,500 आता है। ओके, और वो भी किस में आता है, माइनस में। अब आप देखेंगे कि ये माइनस से ये माइनस कट चुका है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। x बराबर यहाँ पे ये 8500, और ये जो 17 है ये कहाँ है, गुना के फॉर्म में, इसे हम इधर लाएंगे तो ये भागा में हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पे 17 का पहाड़ा 85 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 0।
अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि x का जो मान आया हमारे पास वो कितना आया है 500। मतलब हम बल्ला का मूल्य माने थे x, है ना। तो यहाँ पर जो 500 आया है ये बल्ला का मूल्य है, एक बल्ला का मूल्य। अब हमें गेंद का मूल्य निकालना है, उसके बाद हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास x का मान आया है उसे आप क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में बिठा देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ओके, अब समीकरण थर्ड क्या है, ये है हमारे पास समीकरण थर्ड। तो आप लिखिए समीकरण थर्ड को, y बराबर 3800 माइनस 7x हो गया। अब x का जो मान है आपको पुट करते जाना है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। यहाँ पे 3800 का 3800 माइनस 7, और ये x के जगह पे क्या बिठाएंगे 500, क्योंकि x का जो मान आया है वो कितना आया है 500 आया है। आगे बढ़ेंगे, 3800 का हम 3800 लिखते हैं और उसके बाद 7 बचे ये 3500 हो जाएगा, बटा में 6 का 6 कर देंगे। 3800 में 3500 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35, 36, 37, 38, हाँ 300 बचेगा। तो यहाँ 300 कर दिए, ये 300 डिजाइन पे लिखा गया है यहाँ पे। y बराबर यहाँ पे ये हो गया। अब y बराबर जो हमारा मान आएगा 6 पचे 30, 50 रुपये आएगा। कितना आया 50 रुपये। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया 500 एंड y बराबर कितना आया 50। यानी कि आप इससे समझ जाइए कि बल्ला का जो दाम है वो 500 है और गेंद का दाम 50 रुपये है। चलिए इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये पूछा है। और फिर बाद में एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, ये हम बाद में देखेंगे। x और y का मान अगर निकल जाता है तो ये निकालना उतना हार्ड नहीं होगा, तुरंत निकल जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर यह समझना होगा कि ये नियत भाड़ा का मतलब क्या होता है। एक नगर है, कोलकाता हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची शहर, कुछ भी, कोई भी शहर ले लीजिए आप, उसमें से जब टैक्सी चलता है तो एक नियत भाड़ा लगता है। अब नियत भाड़ा क्या होता है आइए हम समझते हैं। गाँवों में ये चीज़ दिखाई नहीं देता लेकिन शहरों में ये चीज़ है। नियत भाड़े का मतलब क्या होगा कि अब जैसे ही कोई टैक्सी वगैरह बुक करते हैं तो आपको एक भाड़ा देना होगा जो शहर के हिसाब से फिक्स्ड होते हैं। अगर मान लीजिए आप जैसे ही गाड़ी में बैठ गए तो उसका एक भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, आप कहीं जाएं या फिर ना जाएं। मान लीजिए आपका बैठने के साथ ही इसका भाड़ा 50 रुपये होगा। कितना 50 रुपये। अब बैठ के भी आप उधर जाएंगे ना तो 50 रुपये इसके लग जाएंगे। ये होती है नियत भाड़ा। अब ये बैठने के बाद 50 रुपया तो लगेगा ही, अब इसके बाद आप कितनी दूरी तय करेंगे उसका भाड़ा अलग से लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस कार से, इस टैक्सी से आप मान लीजिए 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर का जो भाड़ा होता है जेन्युइन वो उतना जोड़ के ले लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 किलोमीटर का भाड़ा ये हम ले लेते हैं मुंबई शहर को, ठीक है, मुंबई नगर को ले लेते हैं, और अतिरिक्त जो भाड़ा है 1 किलोमीटर का वो 5 रुपये है। और आप कितना बैठ कर गए हैं, मान लीजिए आप जो है सो 20 किलोमीटर चले गए हैं। तो 20 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो 20 से इसको गुना कर देंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 100। तो 100 रुपये आपको अलग से देने होंगे और ये 50 रुपये आपको फिर से देने होंगे। ओके, ये नियत भाड़ा तो आप पे लग गया, जैसे आप टैक्सी पे बैठे आपका नियत भाड़ा लग गया, 50 रुपये आपको देने हैं। लेकिन अब मुंबई शहर की बात करें तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया लेता है। अब इसी टैक्सी से 20 किलोमीटर चले गए तो 100 रुपया लगेगा। मतलब अब दोनों को जोड़ करके कितना भाड़ा लगेगा 50 और 100, दोनों को जोड़ के अब आपका जो भाड़ा लगेगा वो 150 लगेगा। लेकिन गाँव में क्या होता है, नियत भाड़ा नहीं होता है, ओनली ऑन अतिरिक्त भाड़ा होता है। बस यही भाड़ा होता है कि हम इतना चलेंगे इतना रुपया लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे 50 हमने मान लिया और यहाँ 5 मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं मालूम। आप 50 कैसे मान सकते हैं,
हमें मरना पता ही नहीं है नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लेंगे नियत भाड़ा को हम x मान लेंगे और अतिरिक्त भाड़ा को हम y मान लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाता है 105। आइए सबसे पहले ना हम नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपये मान लेंगे, यहाँ पर हम x रुपये। उसके बाद हम यहाँ मानेंगे एवं अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़े को हम y मान लेंगे। हो गया। क्वेश्चंस में बोला है यहाँ पे अतिरिक्त भाड़े की चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब दोनों भाड़ों को जोड़ दिया जाता है, नियत भाड़े को भी और अतिरिक्त भाड़े को भी जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे जोड़े, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के ना लेगा तो 150 रुपये जोड़ के लेगा। उसी तरह अब यहाँ पे 50 और 5 की जगह पे यहाँ x और y मान लिया हमने, तो दोनों को जोड़ देगा। और साथ में यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर चला है, यहाँ चला है 10 किलोमीटर। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 20 किलोमीटर चला, तो हमने क्या किया, गुना करके जोड़ा है यहाँ पे। अगर इसको हम अलग करके दिखाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 50 का 50 आएगा और ये प्लस का प्लस आएगा, और ये 100 कैसे आया, हम इसको गुना करके लिखे हैं, 5 गुना 20 ऐसे करके लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये अतिरिक्त जो भाड़ा है ये y रुपये है और ये नियत भाड़ा x रुपये है। यहाँ पे कितना चला है, अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित कर दिया जाए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो यहाँ पर ना 10 किलोमीटर चल चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रश्न से। इजी है, बस एक बार समझने का फेर है। प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला है, दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब x नियत भाड़ा को भी जोड़ देंगे और अतिरिक्त भाड़ा को भी जोड़ देंगे। अतिरिक्त भाड़े में कितना दूरी चली गई है, 10 किलोमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 गुना y, जिस प्रकार हमने यहाँ पे लिखा 5 गुना 20, उसी प्रकार से। अब इसको मिला करके इतना कितना पैसा लग जाता है, 105 रुपये, तो यहाँ हम कर देंगे 105। अब इससे आपका ये समीकरण 1 आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 15 किलोमीटर वाला, इससे हमारा समीकरण 2 निकलेगा। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। तो सिंपल सी बात, आप क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पे लिखेंगे, अगर 15 किलोमीटर चला है तो यहाँ हो जाएगा 15y बराबर कितना, 155 रुपये, इतना पैसा लग जाता है। ठीक, चलिए ये हो गया समीकरण 2। अब आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है। अब इजी वे में आप इसे हल कर दीजिए जैसे आप हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका भी यही है कि सबसे पहले आप समीकरण 1 को लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से इसमें से आपको या तो x का मान निकाल लेना है या तो y का मान निकाल लेना है। यहाँ पर हम सुविधा देख रहे हैं x के मान निकालेंगे तो सुविधा होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 105 और ये जो हमने प्लस का 10y है हमने इधर ले आना है, तो ये माइनस में हो जाएगा -10y। अब यहाँ x का मान निकल चुका है तो इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। जो भी समीकरण 3 आया है x के बदौलत उसे आप समीकरण 2 में बिठा देंगे, यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। चलिए अब समीकरण 2 क्या है भाई साहब, x प्लस 15y बराबर 155। जहाँ भी x है वहाँ पर आप क्या बिठा देंगे, 105 माइनस 10y, 105 का 105 और यहाँ पे माइनस 10y और उसके बाद ये प्लस 15y तो यहाँ पे है ही। इसके बाद यहाँ पे 155 का हम 155 लिखेंगे। अब यहाँ पे 10y और 15y का बात हो रहा है, तो ये 155 का 155 और 15y में 10y चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस 5y बराबर में कितने, 155। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये हम 5y का यहाँ हम 5y लिखेंगे और ये 155 है, ये 105 बराबर के इधर आएगा तो प्लस में है माइनस में चला जाएगा। 155 में अगर हम 105 को घटा दें तो हमारे पास जो डेटा बचेगा वो क्या बचेगा, 0 0 और यहाँ पे ये 5।
50 बचेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो y का मान आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये 5 का पहाड़ा से कितने बार में कट गया, 10 बार में कट गया। तो y का जो मान आया हमारे पास कितना आया, 10 आया। अब हमें x का मान निकालना है। ओके, ये जो y आया है ये अतिरिक्त भाड़ा है, हमें नियत भाड़ा निकालना है, x का मान निकालना है। और x का मान को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y के मान को आप ना कोई भी समीकरण में पुट कर दीजिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप समीकरण 3 में पुट करिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। ओके, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, बिठा दिए। x बराबर 105 माइनस 10 इंटू वाई का मान कितना है, 10। तो x बराबर यहाँ पे 105 और 10 गुना 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। x बराबर 105 में 100 चला जाएगा तो 5 बचेगा। अब नियत भाड़ा हमारे पास आ चुका है कितना, 5 आ चुका है। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः नियत भाड़ा 5 रुपये एवं अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये। तो ये हो गया आपका एक आंसर। एक चीज़ और पूछा है बुक में, देखिए क्या पूछा है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिएगा 25 किलोमीटर के लिए पूछा ना, आप एक बात बताइएगा हमें, ये 10 किलोमीटर के लिए था और ये 15 किलोमीटर के लिए था। अब हमें क्या करना है, 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा क्या होगा, इसका इक्वेशन x प्लस 25y। अब चूंकि हमारा x का और y का भी मान निकल चुका है, आप इसलिए बिठा दीजिए। x का मान 5, 25 का 25 और गुना y का मान 10 है। ये 5 का 5 किया हमने, प्लस 25 को हम 10 से गुना करेंगे तो ये 250 हो जाएगा। 250 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 255। ये हमारा हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, 25 किलोमीटर आप चलेंगे तो 255 रुपये लगेगा। चलिए, आई होप कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा टाइम टेकन था लेकिन आपको समझ आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं आया समझ में तो आप पढ़िए क्वेश्चंस को और इस डायग्राम को अच्छे से समझिए, आपको टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। नोट्स वगैरह में ये सब आप करना चाहते हैं तो कहीं अतिरिक्त कर सकते हैं, और नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए दिया हमने। चलिए अब हम चलते हैं इसके 5th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये वाला जो लाइन है इससे आपका समीकरण का पहला समीकरण निकलेगा। और उसके बाद यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है 5/6 आता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस लाइन से आपका समीकरण 2 निकलेगा। देखिए क्या होता है, कैसे बनाएंगे इसे। अंश और हर किसे कहते हैं और भिन्न किसे कहते हैं समझते हैं। ये हमारे पास एक रफ शीट है। देखिए, ये कोई भी चीज़ अगर बटा के रूप में होती है इस प्रकार से तो उसे हम भिन्न कहते हैं, जो ऊपर और नीचे लिखी रहती है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अभी यहाँ 4/3 हमें पता है तो अंश हो गया 4 और हर हो गया यहाँ पे 3। लेकिन जब भिन्न पता नहीं होती है तो उसे हम x/y के रूप में मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा, क्योंकि हमें कौन सा भिन्न में जोड़ना है 2 और यहाँ 3, सो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम अंश और हर मान लेंगे या फिर आंशिक भिन्न को ही मान लेते हैं। तो आइए यहीं साथ ही साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना आंशिक भिन्न। और आंशिक भिन्न में हम क्या मान लेंगे, x और y में y, इसे हम y मान लेंगे। x/y ये हमारा हो गया आंशिक भिन्न, यानी कि एक काल्पनिक भिन्न है कि ऐसा हो सकता होगा। अब हमें भिन्न पता है, बोला गया है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। दोनों में 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से
अंश और हर दोनों में हमें 2 जोड़ने हैं, तो x बटा y ये हमारा भिन्न है। अंश में भी हम 2 जोड़ दिए हैं और y यानी कि हर में भी हमें 2 जोड़ देना है। 2 जोड़ दिए हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो कितना आता है, 9/11 आता है। तो हम यहाँ पर 9/11 कर देंगे। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिए। जब भी ऐसा समीकरण आपके पास आए तो आप सॉल्व करने के लिए क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे। मतलब हम इसे घेर देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसे भी घेर देते हैं। हम इस वाले को 11 से गुना करेंगे और पूरा इस वाले को 9 से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम 11 को x के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे या 11x, ओके। फिर प्लस का हम यहाँ प्लस दे देंगे और 11 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 बराबर। इसके बाद 9 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9y और 9 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 18 को इधर ले आएंगे और 22 को उधर ले जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम 11 का 11 x का x और ये जो हमारे पास 9 है y है ये इधर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसे 9y बराबर, ये 18 को हम इधर ही रखते हैं, ये जो 22 है ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा -22। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 11x माइनस 9y। अब ये जो है घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4। इसे आप क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 आया। इसके बाद फिर से क्वेश्चन में कुछ और बोला है तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः। अबर क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए आराम से। अबर बोला है अंश और हर में कितना जोड़ देना है, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कितना जोड़ना है, 3। तो यहाँ फिर से वही, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हम x को 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। फिर 5 को y के साथ गुना करेंगे तो ये 5y हो जाएगा और फिर 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, 6x का 6x रखा यहाँ पे, टोटल गुना हो गया 6x का 6x और ये 15 जो 5y क्या किए हमने इधर ले आया तो माइनस में हो गया और इसके बाद ये 18 हमने इधर भेज दिया। तो देखिए यहाँ पे 6x का 6x -15 माइनस 5y होगा ना यहाँ पे, हाँ 5y का 5y कर दिया बराबर। अब यहाँ पे 15 में 18 चला गया तो ये -3 बचा। अब ये आ गया हमारे पास क्या, समीकरण 2, ओके। अब समीकरण 2 आ गया है तो अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 2 समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का रूल अपना लेना है। प्रतिस्थापन में रूल क्या कहता है कि आपको x या y का मान निकाल देना है, वो भी कहाँ से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। हमें x या y का मान निकालना है। मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आप x का मान निकालिए क्योंकि वो ईजी है। बराबर -4 का 4, ये जो -9y है ये प्लस में बदल जाएगा, +9y हो जाएगा। अब उसके बाद 11x का x और यहाँ पे -4 का 4 रखेंगे हम और यहाँ पे -4 की जगह पे आप ना सबसे पहले आप क्या करो, इसे थोड़ा सा सजा दो। चलिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ 9 का 9 हो जाएगा और ये y का y। अब ये जो 11 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। मतलब अब x का जो मान आया है हमारे पास ये पूरा x का मान है। इसे आप समीकरण 3 मान लेंगे, मान लिया हमने। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। अब ये जो x का मान आ चुका है समीकरण 3 के रूप में, इसे हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या निकला है, ये है समीकरण 2, 6x माइनस 5y बराबर -3, ओके। जो भी x का मान है आप वहाँ पे इस चीज़ को बिठा देंगे। तो यहाँ पे 6 का 6 रखा हमने, -4 + 9y और बटे में 11। उसके बाद ये -5y अलग से है यहाँ पे और ये -3 का -3। चलिए पेज ख़त्म हो गया, हम पेज को पलट लेते हैं। चलिए यहाँ के बाद से अब इसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या था हमारे पास, क्या आया था, ये आया था, है ना। अब देखना क्या करेंगे, हम 6 को 4 से गुना करेंगे
क्योंकि ब्रैकेट है, गुना हो जाएगा, 6 चौक हो जाएगी कितने 24, लेकिन किसमें माइनस में। फिर यहाँ प्लस का हम प्लस देंगे, 6 को हम 9 से के साथ गुना करेंगे तो 6 नम कितने हो जाएंगे 54, और यहाँ पे साथ में y है तो y भी हो जाएगा, और नीचे कितने हैं भाई 11, तो हमने 11 बिठा दिया। इसके बाद यहाँ पे -5y का -5y और बराबर में कितने हैं -3। एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो ये पूरा एक यूनिट है और ये दूसरा यूनिट है। दूसरा यूनिट के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। 11 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 11 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 को हमने एलसीएम ले लिया। 11 का पहाड़ा में 11 एक बार में, इसलिए ऊपर वाला जो भी है उसे हम एक बार पढ़ेंगे। तो इसको ऊपर में -24 + 54y है, तो हम लिख देंगे यहाँ -24 + 54y। और एक का पहाड़ा में 11 कितने बार में 11 बार में, तो ऊपर वाला 11 बार पढ़ना है। 5 का 11 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 55y, और ये पूरा बटा में रहेगा, और बराबर ये -3 का 3। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ -24 का हम 24 लिखेंगे, प्लस 54y का 54y, और ये -55y बराबर ये 11 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 11 या 33। चलिए ठीक है। अब ये जो -24 है बराबर के उधर ले चलते हैं, और यहाँ 54y में 55y घट जाएगा तो यहाँ ओनली बचेगा -1y बराबर ये -33 का हम 33 लिखेंगे, और ये जो 24 है ये इधर प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -y बराबर हम इसे लिख सकते हैं 33 में 24 चला जाएगा, 33 - 24 करेंगे तो 13 4 गया 9 बचेगा। हमारे पास कितना बचेगा 9, वो भी किस में माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा y बराबर 9। ये भाई ये हम आ चुके हैं अपने निष्कर्ष पे। y जो आ चुका है वो 9 आ चुका है। अब हमें ओनली एक x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y के जो मान है उसे आप किस में बिठा देंगे, आप बिठा दिए इसमें समीकरण 3 में, तो आराम से x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, हो गया। और समीकरण 3 क्या है, ये है हमारे पास समीकरण 3, इसे हमने रफ में लिख लिया है ताकि भूले ना हम। x बराबर -4 + 9y और बटे में 11, ये समीकरण 3 है। हमें y का मान बिठाना है। ओके चलिए बिठा देते हैं। तो यहाँ पे हम x बराबर -4 का -4 प्लस का प्लस 9 का 9, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ y का भी मान कितना है 9 है, तो यहाँ हमने बिठा दिया। इसके बाद -11 कर दिया, बाय 11 कर दिया। यहाँ -4 का 4 प्लस का प्लस 9 9 सा हो जाएगा 81, और यहाँ पे 11। ओके अब आगे बढ़ते हैं। 81 में अगर हम 4 घटा देते हैं तो यहाँ पे आएगा 77, और बाय में है 11। अब इसे आप भागा करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7, यानी कि x का जो ओवरऑल मान आया वो कितना आ गया 7 आ गया। ओके देखिए तो x का मान यहाँ पे 7 आ चुका है, और इधर हमारा y का मान कितना निकला था 9 निकला था। मतलब लिख सकते हैं हम यहाँ पे अतः मूल भिन्न। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, और 9 फिर बाद में है, तो ये हो गया 7/9, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसमें भी थोड़ा टाइम टेकन लगा, लेकिन आप समझ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इसका एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है। आप यहाँ तक आ गए हैं, मतलब मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। जो भी यहाँ डेटा दे रखा है वो 5 वर्ष बाद का और 5 वर्ष पहले का, लेकिन अभी वर्तमान का कोई भी बात नहीं हुआ है। आइए सबसे पहले हम जेकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। और चूंकि आप टोटल 5 समीकरण इस तरह का कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे ना समय बचाने के लिए बस बने हुए पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा समय जो 2-4 मिनट बच सके और आपको बेहतर समझ में आएगा, ये मुझे लगता है। सबसे पहले हम यहाँ जेकब की आयु मान लेते हैं। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, अभी कितना उम्र है उसका x वर्ष है। उसके बाद जेकब की पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया कितना y वर्ष। इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है 5 साल के बाद, कितने साल के बाद 5 साल के बाद। तो हम यहाँ पर प्रश्न अनुसार में लिखेंगे या फिर प्रश्न से लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब देखिए इसमें होगा क्या, 5 वर्ष के बाद
इसकी जो उम्र है इसमें x+5 और y+5 हो जाएगा। देखना, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, 5 वर्ष के बाद जो उम्र होगी किसकी, जेकब की, वो x+5 हो जाएगा और पिता का उम्र भी y+5 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप पिता हैं, तो यहाँ हम पिता लिख देते हैं और ये आपके पुत्र हैं। पिता की उम्र अगर मान लीजिए 35 साल है और पुत्र की उम्र 5 साल है। अगर 5 साल गुजर जाता है तो बताइए सिर्फ पिता का उम्र में बढ़ोतरी होगा, पुत्र का नहीं होगा, दोनों में। ये 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने क्या किया, इस चीज़ में 30+5 और इसमें 5+5 कर दिया। ये संख्या है दोनों, इसलिए आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे संख्या ना होने के कारण ये ऐसा ही लिखा रहता है। समझ में आई बात? तो पिता की उम्र वर्तमान में x और बेटे की उम्र वर्तमान में y। 5 साल के बाद दोनों की उम्र में बढ़ोतरी होगी, इसीलिए x+5 और y+5। अब ये 3 क्या है भाई साहब? तो देखिए ये 3 क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। मतलब जो पिता की आयु है बेटा से 3 गुना होगा, बेटा से 3 गुना होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जेकब की आयु है और ये बेटा की आयु, तो बेटा से 3 गुनी होगी। अब देखिए पिता का बराबरी करने के लिए यहाँ बराबर का साइन है, बेटा को 3 से गुना करना होगा, तब जाके पिता के उम्र का बराबर का होगा। ये इसलिए 3 दिया हुआ है। चलिए इस चीज़ को आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये x+5 का x+5 रह जाएगा और ये 3 y से गुना होगा तो ये 3y हो जाएगा, प्लस का प्लस और 3 बचे ये 15 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में जाएंगे तो ये 3y जो है सो इधर आ जाएगा, x का x, और ये 3y प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये 15 का हमने 15 लिखा। उसके बाद ये 5 जो है ये बराबर के इधर माइनस में चला आया, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, x माइनस 3y और 15 में 5 चला गया, बचा 10। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो इसे हम सट से समीकरण 1 मान लिए। ओके, अब अगले कंडीशन में चलते हैं। अगले कंडीशन में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, किताब में आप देखेंगे तो 5 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पहले जेकब की आयु। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से, एक बात बताइए, अभी जो उम्र कितना है, अभी उम्र है कितना, x, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 5 होगा। जैसे अभी आपका उम्र 10 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, तो इसमें 5 घटा देंगे। आपके बेटे की उम्र अभी 7 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, इसमें 5 घटा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका 5 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा। ओके, लेकिन हमें ना x और y के फॉर्म में पता है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है x, तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5। उसके बाद बेटा का उम्र भी 5 साल कितना होगा, y माइनस 5। आपको एक सिंपल सी बात फंडा बताते हैं, अगर ऐसे वाले प्रश्न में बाद बोले तो प्लस करना और पहले या पूर्व बोले तो माइनस करना। ये ट्रिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, इस ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फिर ये 7 क्या कर रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल पहले बेटा जो है वो उससे 7 गुना था। देख, पिता 7 गुना थे, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जेकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी। अब देखिए पिता का बराबरी करना है किसको, बेटा को, तो क्या करना होगा, बेटा को 7 से गुना करना होगा। ठीक है, तब ना पिता का बराबरी हो पाएगा। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख दिए, x माइनस 5 का x माइनस 5 बराबर का बराबर, 7 को y से गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा और माइनस का माइनस 7 को 5 से गुना करेंगे ये 35 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे x माइनस 5 का x माइनस x, अब x माइनस 5 है, इसे हम उधर ले जाएंगे। ये जो 7y है ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। बराबर का बराबर दिया हमने, माइनस 35 का 35 दिया और ये माइनस 5 जो था वो बराबर के इधर चला गया तो ये प्लस में हो गया, +5। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी माइनस होगा, x माइनस 7y बराबर यहाँ पे कितना होगा, 35 में 5 चला जाएगा, -30। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद आपका आधा से ज़्यादा काम खत्म हो चुका है। ये रहा आपका समीकरण 1 और ये रहा हमारे पास समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लिए क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिए तो आप चाहे यहाँ x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो, जो आपको सस्ता सुविधा पड़े उसी को निकालना। यहाँ पर हमें x सस्ता सुविधा पड़ रहा है तो हम सिंपली क्या किए, x बराबर 10 का 10 लिखा और ये जो -3y था बराबर के उधर ले गए तो ये +3y हो गया। इससे हमारा समीकरण 3 आ गया। जो भी समीकरण 3 आता है उसे समीकरण हम 2 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे क्या, आगे समझ लेते हैं उसे भी।
समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब जब प्रतिस्थापित करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। हमें क्या करना है, बिठा देना है x का मान। तो x का जो मान है वो कितना है, 10 प्लस 3y हमने बिठा दिया। ये माइनस का माइनस 7y का 7y बराबर का बराबर माइनस 30 का माइनस 30। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो 10 है ये बराबर के हमने उधर ले गया। उधर ले जाने के बाद हमें क्या मिला, माइनस 10 में चला गया। अब यहाँ पे 3y में 7y चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 4y। माइनस 4y बच गए। आगे बढ़ेंगे तो माइनस 4y बराबर ये माइनस 30 और माइनस 10 जोड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस 40 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ y बराबर 40 लिखेंगे और ये जो 4 गुना में है इसे हम बराबर के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 40/4 हो जाएगा। काटेंगे इसको हम, तब काटा पेटी करके y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उधर x बराबर हमारा कितना आया था, नहीं मालूम, हमें निकालना होगा। y बराबर हमारे पास आ चुका है 10। अब क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आप कोई भी समीकरण में y का मान पुट कर दीजिए। हमें सस्ता सुविधा पड़ेगा किसमें, समीकरण 3 में बिठाने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 3 सबसे पहले हमें लिखना होगा। समीकरण 3 है यहाँ पर x बराबर 10 प्लस 3y बिठा देंगे। आप क्या करेंगे, x का x बराबर का बराबर 10 का 10 प्लस का प्लस 3 का 3। y का मान कितना आया है, 10। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे 10 बिठा देंगे। इसे सॉल्व कर दीजिए। x बराबर 10 का 10 और 3 को 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब x का मान कितना आया है, 40। ओके, तो हमारे पास दोनों मान आ चुके हैं, y बराबर 10 आ चुके हैं और x का मान कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। मतलब यहाँ पे जेकब की जो आयु है वो कितने वर्ष है, 40 वर्ष, यानी कि पिता की उम्र है ये। और उसके बाद जेकब की पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई, यानी कि ये बेटा की उम्र है। अब आप देख सकते हैं दोनों का आंसर आ चुका है। चलिए यहीं तक आपका था ये बनाने का, बना लिए। आप इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे आई होप, और नहीं किए हैं तो चलिए फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अब इसके अगले प्रश्नावली पे। बस आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और अगले प्रश्नावली का आप इंतज़ार कीजिए। बहुत ही जल्द वो भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिए, वीडियो अपलोड कर दिया गया और आप चेक कर सकते हैं।